हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है DT+B TGT सोशल साइंस की। और पेपर है हमारा फर्स्ट अक्टूबर 2021 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा, तो मैंने 40 क्वेश्चंस तक आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। और आज मैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और मेरे पास कुछ डाउट्स भी आए कमेंट्स में कि कैसे हम प्रिपेयर करें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप NCERT को रीड करिए। और अगर आपको NCERT में समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ तक करें, तो सबसे पहले तो आप 10th तक की पूरी NCERT रीड करेंगे। इससे क्या होगा, आपका बेस प्रिपेयर होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको उससे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप सबसे पहले DT+B का जो सिलेबस है TGT सोशल साइंस का, उस सिलेबस को डाउनलोड करिए और उसे देखिए अच्छे से। और फिर अपनी NCERT लीजिए और उसमें टिक करते जाइए कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं, और आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़िए। अब उसके लिए आपको 11th-12th की NCERT भी देखनी पड़ेगी कि थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी वाला पोर्शन देखेंगे तो उसमें मोस्टली जो है 11th की जो NCERT है उसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आप दूसरा तरीका ये भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे प्रिपेयर करें, तो ये हो जाएगा आपके लिए बेस्ट कि आप सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस को देखो और उससे फिर मैचिंग करो, या फिर उसको सर्च करो कि कौन सी बुक का है, कौन सा चैप्टर है, कहाँ से आपको डिटेल में मिलेगा। क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ेंगे, आपको क्या चाहिए, कंटेंट डिटेल में चाहिए, ठीक है। जैसा कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि PYQs में कितने डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, ठीक है। और वो ऑब्वियस सी बात है, आपके 10th लेवल तक इतने डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जाता है, तो आपको क्या करना है, डिटेल में ही पढ़ना है। तो एक बार आप ये तरीका ट्राई कर सकते हैं कि सबसे पहले आप सिलेबस के थ्रू उन चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इससे आपका क्या होगा, जैसे लेट सपोज कि कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। तो आप उनको नहीं करेंगे सीधा डायरेक्ट, अगर 6 चैप्टर है उसमें से अगर 3 आ रहे हैं तो आपको सिर्फ 3 पढ़ना है और आगे बढ़ना है, बाकी के एक्स्ट्रा चैप्टर्स को आपको देखना ही नहीं है। फिर उसके बाद PYQs तो क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि PYQs जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और PYQ से ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे क्या हो रहा है कि बेस तो आपका पहले स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखे हैं उसे। फिर इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में 2 से 3 बार करा रखी है, तो मैं उससे कोशिश करूँगी कि स्किप करूँ, बार बार ही एक चीज़ ना कराऊँ। हालांकि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आपको कराती जाऊँगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत इजी होती हैं, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर है, उन्हें मैं स्किप कर दूँगी। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें अगर वो चीज़ मैंने करा रखी है, तो आप उसका क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सीरीज़ को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में नहीं पाया जाता है। इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू या फिर हिमालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डेक्कन प्लेट्यू हमारे इंडिया में नहीं, जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट नहीं है। हमें यहाँ पर क्या देखा गया है, बायोडाइवर्सिटी। तो आपको पता होना चाहिए, डेक्कन प्लेट्यू तो है हमारे में। आप कमेंट बॉक्स में ये मत कहना कि मैम डेक्कन प्लेट्यू तो हमारे इंडिया का पार्ट है, लेकिन क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो होते हैं जहाँ पर फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन डेक्कन प्लेट्यू में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं तो क्या होता है, जैसे इंडो बर्मा जो है हमारा, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्यों, रिच इन एंडेमिक स्पेसिस इंक्लूड एनी इंडिया, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा। फिर हमारा वेस्टर्न घाट है, ये भी हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, हाई एंडेमिज्म में है। नेक्स्ट है हमारा हिमालयन डाइवर्स अल्पाइन एंड फॉरेस्ट,
और नेक्स्ट है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, जो कि क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है हमारे इंडिया का पार्ट ही, लेकिन ये क्या है हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, और जियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है बट ये क्या है हॉटस्पॉट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। कॉन्टोरिंग इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलीफ्स ऑन द टोपोग्राफिकल मैप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्टोरिंग। तो ऐसे क्या पूछ रहा है, समोच्च स्थलाकृतिक मानचित्रों पर राहत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विधि है, गणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है हमारा डेट इज समोच्च यानी कॉन्टोरिंग इशारिदम है जो समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ते हैं, यानी क्या होता है कि जो हमारे सेम पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या करता है ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा इट इज़ अ टेक्निक ऑफ लाइन सिंबल। एंड थर्ड है हमारा द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टोर लाइन इज नोन एज कॉन्टोर इंटरवल। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, सो कॉन्टोरिंग टोपोग्राफी क्या होती है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, कॉन्टोरिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ शोइंग शेप एंड एलिवेशन ऑफ लैंड सरफेस, यानी भू आकृति के मतलब एक एलिवेशन में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है ईच कंटोर लाइन रिप्रेजेंट कांस्टेंट एलिवेशन अबव सी लेवल, कांस्टेंट एलिवेशन को दिखाता है ये। द क्लोजर द लाइन द स्टीपर द स्लोप, जितनी क्लोज लाइन होगी उतना ही ज़्यादा स्टीप स्लोप होगा हमारा। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, किसके रिगार्डिंग, वाटर वेपर इन एटमोसफेयर, यानी जो हमारे जल वाष्प का वितरण है किसमें, वायुमंडल में। फर्स्ट हमारा वाटर वेपर कंटेंट इन एटमोसफेयर इज लोएस्ट नियर द इक्वेटर, यानी जो वाटर वेपर का कंटेंट होता है वो इक्वेटर के पास सबसे कम होता है। या मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर आर फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर 1 और नीदर 2। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी रेन हीट इन सबसे रिलेटेड जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस में होती हैं, हमारे ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। और सेकेंड थिंग, अगर आपको पता हो तो इक्वेटर के आसपास हमारी लैंड मासेस बहुत ही कम है, ओशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो वाटर वेपर का कंटेंट होगा वो एज़ कम्पेयर टू पोल्स ज़्यादा होगा। ठीक है, और क्योंकि पोल्स में हमारी ना तो सनलाइट ज़्यादा बढ़ती है और वहाँ पे जो वाटर कंटेंट है वो आइस क्यूब्स में की फॉर्म में अवेलेबल है। तो जहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में है और सनलाइट पड़ती है तो वहाँ पर ही क्या होगा, वाटर वेपर का कंटेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट क्या है, तो हाईएस्ट पीक पूछ रहा है हमारा वेस्टर्न घाट का। सो अगर ये हमारा इंडिया है तो ये वाले क्या होते हैं, हमारे वेस्टर्न घाट होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ईस्टर्न घाट्स होते हैं, ये आपको सबको पता होगा। तो ऑप्शन हमारे पास कोलरी, बेटा, कालसुबाई, अनाईमुड़ी या फिर कुदेरमुख। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, दैट इज़ अनाईमुड़ी जो है वो हमारे क्या है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इसकी हाइट क्या है, दैट इज़ 2695 मीटर, जिसे हम फीट में 8842 मीटर बोल सकते हैं। और ये कहाँ पर है, केरला में लोकेटेड है। यहाँ पर देखिए तो एराविकुलम नेशनल पार्क और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में। तो अब आपको यहाँ पर एक नेशनल पार्क के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो आपसे नेशनल पार्क भी पूछते हैं पेपर में। सो और यहाँ पर क्या है, इट इज़ नॉट ओनली द टॉलेस्ट इन वेस्टर्न घाट बट ऑल्सो हाईएस्ट पीक इन ऑल साउथ इंडिया, यानी सिर्फ वेस्टर्न घाट का ही हाईएस्ट पीक नहीं, साउथ इंडिया में जितने भी माउंटेन रीजन्स है सबका क्या है, ये हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और इसे एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डेट इज़ अब यहाँ पर मैं आपको लोकेशंस के थ्रू आपको पता चल गया होगा। तो ये है हमारा केरला, केरला में क्या है हमारा, अनाईमुड़ी यहाँ पर है। ठीक है, सो ये मैप के थ्रू आपको सारे हिल्स रेंजेस सारे आपको पता चल गए होंगे, इसको आप अच्छे से देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज़ फाउंड इन द
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? रोजवुड, साल, देवदार या फिर स्प्राउस यानी सजा संवरा। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रोजवुड, यानी कि शीशम जो है वो हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। अब आप देखिए, आपसे सेकेंड हाईएस्ट पीक भी पूछ लिया गया है अरावली रेंज का, ठीक है। फर्स्ट हमारा पूछा था वेस्टर्न घाट का और सेकेंड हमसे पूछ रहा है अरावली की पीक। तो ऑप्शन हमारे पास दिलवाड़ा, गुरु शिखर, धोनिया या फिर कमलनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है। और अन्नाईमुड़ी किसका था? वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे जो भी आपके इंडिया में जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, एक बार जो भी उनके हाईएस्ट पीक हैं आप उनको देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हमसे ये पासेस के बारे में पूछ रहा था, लेकिन अभी 2-3 क्वेश्चंस पेपर्स में अगर आप देख रहे हैं तो पासेस के बारे में नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको पता सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं पूछा तो इसका मतलब नहीं आएगा, आपको पता सब कुछ होना चाहिए ताकि जो भी आपसे पूछे उसका आप आंसर दे सकें। आपको ऐसी प्रिपरेशन रखनी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर। अब यहाँ से ट्रिब्यूटरी की कावेरी रिवर पूछ ली गई है। सो सोन, हेमवती, मालप्रभा और वर्धा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हेमवती क्या है? कावेरी रिवर की एक सहायक नदी है। सो ये हमारी क्या है? सबसे पहले कावेरी रिवर के बारे में अगर हम देखें तो इसका ओरिजिन कहाँ है? टाला कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल, वेस्टर्न घाट, कर्नाटका से इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। लेंथ है इसका 800 किलोमीटर के आसपास। कौन कौन से स्टेट कवर करती है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। माउथ इसका है बे ऑफ बंगाल नियर पोम पुहार, तमिलनाडु। वेस्ट बे ऑफ बंगाल में क्या होती है? जाके ड्रेन होती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी हेमवती, काबिनी, भवानी, अमरावती और नोयर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो। यहाँ पर अब मेजर डैम्स अगर हम देखें तो कृष्णा सागर, कृष्णा राज सागर डैम है जो कि कर्नाटका में है, और मेट्रो डैम है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहता है? वाटर शेयरिंग के लिए कन्फ्लिक्ट्स रहता है किसके बीच में? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में रहता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और कि कौन सी रिवर से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट रहता है हमारे कर्नाटका और तमिलनाडु स्टेट के बीच, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भोर घाट से रिलेटेड है। दैट इज़ भोर घाट इज़ अ माउंटेन पासेज इन इंडिया विच कनेक्ट्स। तो किस किस को कनेक्ट करता है? मुंबई को पुणे से, माउंट आबू टू उदयपुर, कोयम्बटूर टू बैंगलोर, कोची टू चेन्नई। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई को किससे कनेक्ट करता है? पुणे से कनेक्ट करता है। कौन कनेक्ट करता है? भोर घाट, ठीक है। सो मुंबई से पुणे को कौन कनेक्ट करता है? हमारा भोर घाट कनेक्ट करता है। माउंट आबू से उदयपुर को अरावली वर्णमाला कनेक्ट करती है। कोयम्बटूर से बेंगलुरु को पालघाट दर्रा कनेक्ट करता है, और कोचीन से चेन्नई को कोई प्रमुख दर्रा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई माउंटेन रेंज स्पेसिफिक नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल आर करेक्ट। अब यहाँ पर हमसे ब्लैक सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। दीज सॉइल्स हैव हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी इन मृदाओं की जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है दे डेवलप वाइट क्रैक्स व्हेन ड्राई। तो क्या होता है जब ये ड्राई हो जाते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाता है? क्रैक्स सा आ जाता है। और दीज सॉइल्स हैव क्लेई टेक्सचर। तो ये क्या होते हैं? जैसे चिकनी मृदा टाइप की इनकी बनावट होती है। सो हम अगर इसका आंसर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? अच्छे से कैरेक्टराइज करते हैं किसको? ब्लैक सॉइल को, ओके। सो अगर हम थोड़ा ब्लैक सॉइल के बारे में देखें तो इसे हम ब्लैक रेगर के नाम से भी जानते हैं। सॉइल इज़ डीप फाइन ग्रेन्ड एंड वेरी इन कलर फ्रॉम ब्लैक टू चेस्टनट ब्राउन, और ये रिच होता है आयरन, पोटास, लाइम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और मॉइस्चर रिटेंशन की कैपेसिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है, और ड्राई होने पे क्या हो जाते हैं? क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो कहाँ कहाँ है हमारे? पार्ट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सदर्न यूपी, नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा, वेस्टर्न
आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहाँ पर क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, और क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स सच एज सीरियल्स, कॉटन, ऑयल सीड्स एंड शुगर कैन, ये सारे क्या हैं इसमें कल्टीवेट होते हैं। और द लोअर गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली इज़ यूजफुल फॉर जूट कल्टीवेशन। ठीक है, सो आई होप यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो अब ब्लैक सॉइल के बाद और भी तो सॉइल्स हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, रेड सॉइल एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स, तो ये भी हमारे इंडिया के कुछ मेन सॉइल्स हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रिप्रेजेंट लो बर्थ एंड डेथ रेट एंड स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। तो कौन सा स्टेज बताता है जिसमें लो बर्थ रेट होगा, लो डेथ रेट होगा, लेकिन फिर भी क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है बहुत ही कम है। ठीक है, सो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या फिर स्टेज 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टेज 4 क्या करता है जिसमें लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट होता है, जिसका इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, पॉपुलेशन ग्रोथ पर। ठीक है, सो ये हमारी क्या है स्टेजेस हैं। सो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, तो द पॉपुलेशन इस क्या रहती है, स्टेबल रहती है, क्वाइटली क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। सेकेंड में अर्ली एक्सपेंडिंग है, इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेज है, देयर इज शार्प डिक्लाइन डेथ रेट, बट पॉपुलेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। थर्ड में क्या होगा हमारा, बर्थ रेट फॉल हो जाएगी, स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन में थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट भी क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई है। फोर्थ स्टेज में बोथ बर्थ एंड डेथ रेट क्या होते हैं, लो होते हैं, जिसकी वजह से फॉलिंग एंड देन स्टेबल पॉपुलेशन फिर आ जाती है। और फिफ्थ है हमारा फाइनल, जो कि क्या होता है, डिक्लाइन, जिसमें क्या होता है, फाइनल स्टेज लिटिल पॉपुलेशन चेंज ऑल्दो इट्स समवट एम्बिग्यूअस। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम पॉपुलेशन, हम बोले तो पॉपुलेशन जो होती है हमारी नेगेटिव में भी चली जाती है। ठीक है, सो इन स्टेज को आप याद रखेंगे। एक और पेपर मैंने डिस्कस कराया था, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटा एलोजिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। ठीक है, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एल्यूमिनियम, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन। कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द कंट्री, क्या ये थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है। और सूरत इज़ वेल नोन फॉर सिल्क टेक्सटाइल एंड डायमंड कटिंग। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे सही हैं। ठीक है, ये क्या है, थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है, और सूरत को किस नाम से किस चीज़ से जाना जाता है, सिल्क टेक्सटाइल और डायमंड कटिंग स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, द झूम कल्टीवेशन मेथड इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ इंडिया, यानी झूम खेती किससे रिलेटेड है, साउथ ईस्टर्न से, नॉर्थ ईस्टर्न से, नॉर्थ वेस्टर्न से या फिर साउथ वेस्टर्न से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम इसको झूम, मतलब जो कल्टीवेशन मेथड है उसको क्या कहते हैं, झूम के नाम से जानते हैं। सो ये हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में से झूम के नाम से जानते हैं, मणिपुर में पोमलू, छत्तीसगढ़ में डीपा, अंडमान और निकोबार में भी डीपा, मध्य प्रदेश बेवार या फिर दहिया, आंध्रा में पोडू पेंडा और उड़ीसा में कोमान ब्रिंगा, वेस्टर्न घाट्स में कुमारी, राजस्थान में वालरे या फिर वाल्ट्रे, हिमालयन बेल्ट में खील और झारखंड में कुरुआ। ठीक है, और ना कि सिर्फ इंडिया, ये वर्ल्ड में किस नाम से जानते हैं ये भी पूछ लेता है आपसे। तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा वेनेजुएला में कुनुको के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया लदांग एंड वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। तो इसको आप
ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें नहीं, तो इसको आप कहीं नोटबुक में नोट डाउन करके इसे ईजिली लर्न कर लेंगे। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको 1 मार्क ईजिली मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रबी क्रॉप। तो यहाँ पर अब देखिए रबी क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो कौन सा रबी क्रॉप नहीं है? वीट, ग्राम, लाइन सीड और मैजे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैजे क्या है हमारा? रबी क्रॉप का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स वो होती हैं जो विंटर टाइम में उगाई जाती हैं। ठीक है, सो अगर हम थोड़ा क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे इंडिया में 3 टाइप्स की क्रॉप्स को उगाया जाता है। रबी, खरीफ, जिन्हें रेनी या फिर मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा रबी, विंटर, कोल्ड मानसून सीजन क्रॉप्स बोलते हैं। और समर में किसको बोलते हैं? जायद क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो दिस क्रॉप ग्रोन इन मानसून मंथ, ऑब्वियस सी बात है इनका एज यहाँ पर हमने हेडिंग में ही देख लिया। दे आर सोन बिफोर मानसून, और हार्वेस्ट करते हैं एट द एंड ऑफ मानसून में। और इनका क्या हो जाएगा कि मानसून के टाइम पे रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे सोन करेंगे और हार्वेस्ट करेंगे बिफोर समर, यानी जैन फेब के टाइम पे इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और दे आर सोन एंड हार्वेस्ट इन समर में ये हो जाता है इनका। नेक्स्ट है हमारा द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ फ्रॉम जून टू अक्टूबर। तो इनको जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक का टाइम दिया जाता है। इनका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक, फिर और इनका क्या होता है मार्च से लेके जून तक। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि खरीफ क्रॉप को किस टाइम पे सोन किया जाता है, किस टाइम पे हार्वेस्ट किया जाता है, और ऐसे ही इनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। इनके लिए वार्म और वेट वेदर एट मेजर पीरियड ऑफ क्रॉप्स। तो वार्म और थोड़ा सा वेट चाहिए, और इनके लिए क्या चाहिए? कोल्ड एंड ड्राई वेदर चाहिए। और इनके लिए क्या चाहिए? थोड़ा वार्म ड्राई वेदर फॉर मेजर ग्रोथ। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा कॉटन, राइस, ज्वार, बाजरा। और इनके हो गए वीट, ग्राम, सनफ्लावर्स। और इसमें क्या हो गए हमारे? ग्राउंड नट्स हो गए, वाटरमेलन्स हो गए, पम्पकिन्स हो गए, गार्ड्स हो गए। ये सारे क्या है हमारे? समर यानी जैड क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर टी कल्टिवेशन। तो किस टाइप का जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए किसके लिए? चाय की खेती के लिए। द टी प्लांट्स ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ये अच्छे से उगते हैं। इट रिक्वायर्स अ फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल विच इज़ रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर्स में काफ़ी अच्छी सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। किसके कल्टीवेशन के लिए? टी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, विच साउथ एशियन कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो दक्षिण एशियाई देश में सबसे दूरभाषा नेटवर्क किसका है? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्यारा? भारत क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वो होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक अगर हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया से यूएस जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हम अगर आउटसाइड द इंडिया जा रहे हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कोझिकोड एयरपोर्ट कालीकट वाला, और सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद वाला, इन दोनों में से कौन सा हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? ऑप्शन क्या है हमारा? दोनों ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय सुमात्रा सुनामी ऑफ 2004। तो यहाँ पर आपको पता चल गई सुमात्रा सुनामी के बारे में, और 2004 में आई थी। और इससे पहले आपसे जो भुज में अर्थक्वेक आया था 2001 में, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो जो डिजास्टर्स वाले चैप्टर होते हैं उनसे आपसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, और जो नेचुरल डिजास्टर या फिर कैलामिटीज़ जो हैपन हुई हैं वो वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो निम्नलिखित में से कौन सा देश 2004 की सुमात्रा सुनामी से प्रभावित नहीं हुआ था? श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया या फिर अफ़गानिस्तान। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, अफ़गानिस्तान। इसको लगाने का आप इसमें मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि आप
अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान कंट्री किसी भी वाटर बॉडी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो आप वैसे भी इसका क्या कर सकते थे, आंसर लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रिकी ऑप्शंस नहीं थे। और सेकंड क्या है कि बाकी जो भी कंट्रीज़ थी हमारी, डेट इज़ इंडिया, थाईलैंड और श्रीलंका, ये सारे क्या है हमारे हिंद महासागर के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया है या फिर सुनामी आई है तो ये कंट्रीज़ ऑब्वियसली अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो 26 दिसंबर 2004 में आया था। कारण क्या था? सुमात्रा इंडोनेशिया के पश्चिमी तट के समुद्र के नीचे आया। 9.1 से 9.3 तीव्रता का भूकंप। आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। देन हम देखें तो इंडोनेशिया के आचेट प्रांत के पास आया था। प्रकार मेगास्थच भूकंप, यानी इंडियन प्लेट और बर्मीज प्लेट के बीच में क्या हो गया था, हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्योंकि हमने 3 टाइप्स ऑफ वो भी पढ़े थे। लहरों की गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई थी। लहरों की ऊंचाई 30 मीटर तक पहुंच गई थी। भूकंप की अवधि लगभग 10 मिनट की अवधि थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 सेकंड की भूकंप आता है तो उसमें कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो 10 मिनट तक ये भूकंप चला था। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित हुआ था। अब भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार जो क्या है हमारे उसी वाटर बॉडी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, ये सारी कंट्रीज़ में क्या हुई थी, इम्पैक्ट हुई थी। और अराउंड 2.3 लाख लोग मारे गए थे 14 देशों में से। ठीक है, तो ये क्या था, वन ऑफ द बोल सकते हैं बिगेस्ट डिज़ास्टर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डिज़ास्टर से ही रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर, यानी कि इनमें से कौन सा मैन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर है, यानी मैन मेड डिज़ास्टर। न्यूक्लियर वॉर्स या फिर एक्सेलरेट सॉइल एरोजन। ठीक है, तो परमाणु युद्ध या फिर त्वरित मृदा अपरदन। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों ही क्या है, मैन मेड डिज़ास्टर है। तो न्यूक्लियस कोई नेचर नहीं बनाता है, और सॉइल की जो इरोड करते हैं, जो उसकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं, वो भी मोर और लेस हम ह्यूमन बींग्स का ही उसमें कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, तो दोनों ही डिज़ास्टर्स क्या हैं, ह्यूमन मेड डिज़ास्टर या फिर मैन मेड डिज़ास्टर्स कहलाएंगे। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब थोड़ा अगर हम डिज़ास्टर्स के बारे में देखें तो डिज़ास्टर्स क्या होते हैं, ह्यूमन डिज़ास्टर्स, इन्वायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल। इन्वायरमेंटल्स में क्या होते हैं, हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन, ये भी क्या होता है, हम ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है। अनकंट्रोल्ड टाउन प्लानिंग, मेगा सिटीज़ और ड्राइंग लेक्स। तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स हैं जो किसके द्वारा इम्पैक्ट किया गया है, ह्यूमंस के द्वारा। और टेक्नोलॉजी में तो आपको पता है कि हम क्या क्या करते हैं, लाइक न्यूक्लियर, ऑयल स्पिल, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी हैं। फिर उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर्स में आते हैं बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, मीटरोलॉजिकल और क्लाइमेटोलॉजिकल। बायोलॉजिकल्स में आते हैं एपिडेमिक, इंसेक्ट्स, इन्फेक्शन, जैसे आपका क्या हुआ था अभी, कोरोना आया था। फिर जियोफिजिकल्स में आते हैं अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये हमारे क्या हैं, जियोफिजिकल्स में आते हैं। हाइड्रो से रिलेटेड है हमारा वाटर से, तो फ्लड्स वगैरह हो गए, ये सारे क्या होते हैं हमारे हाइड्रो में हो जाते हैं। और मीटेरॉइड्स में स्टॉर्म्स वगैरह, और ये बहुत ही रेयर में देखा जाता है। और क्लाइमेटोलॉजिकल्स में जैसे आपका ड्रॉट्स होता है, वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे क्लाइमेटोलॉजिकल्स में डिज़ास्टर्स के पार्ट हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको डिज़ास्टर वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता डिज़ास्टर में। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू कॉमन कॉनोटेशन डिज़ास्टर रिस्क इज़ डिफाइंड एज। तो आपने देखा लास्ट के तीनों क्वेश्चन हमारे डिज़ास्टर से रिलेटेड हैं। तो अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है DT+B, तो आप देखेंगे कॉन्टिन्यूटी में 2-3 क्वेश्चन वो उसी से पूछता है। सो अगर और आपको पता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक PYQs में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो दूसरे में भी उसी से रिलेटेड आएगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। उसे आपको अच्छे से करना है सो दैट कि आपसे कुछ भी चीज़ छूटे ना। सो सामान्य अर्थ के अनुसार आपदा जोखिम को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हजार्ड वल्नरेबिलिटी, यानी खतरे की भेद्यता के परिणाम। हजार्ड वल्नरेबिलिटी, खतरा भेद्यता। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस वल्नरेबिलिटी, यानी घटना की संभावना, या फिर हजार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, खतरा घटना की संभावना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी हजार्ड वल्नरेबिलिटी। ठीक है,
यहाँ पे आज हमने क्या करें, क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस कर लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि सो दैट कि हम अब एक चीज़ शुरू से उठा के करें या फिर जो भी करें। अगर आप शुरू से भी उठा के करें तो भी आपको ऐसे ही मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए, बुक पे टिक लगाइए और उसके बाद उसको एक वन में एक गो में उसे अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद जितना हो सके PYQs करिए। इससे आपका क्या होगा, पैटर्न पता चलेगा। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेंगे, तो अगर आप उसे फर्स्ट टाइम देख लेंगे PYQ करके तो हो सकता है कि अगर आपके शिफ्ट में पूछा जाए तो वो आपके लिए फ़र्स्ट टाइम ना रहे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है, PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और अगर आप PYQs नहीं देते हैं तो PYQs देने की कोशिश करिए। आप इनको डाउनलोड करके क्वेश्चन बना के खुद टाइमर लगा के आप उसे भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या आप विद इन अ टाइम उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ऐसे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को प्रिपेयर करना है सो दैट आपका क्या हो सके, एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इसी एग्ज़ाम के।